नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। आज विश्व भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष कोविड की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 22 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी की है। मंदिरों में सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है, जिसका पालन किया जा रहा है। मटकी फोड़ की अनुमति इस वर्ष नहीं दी गई, जिसके तहत दही हांडी का बड़ा आयोजन राजधानी रायपुर में इस वर्ष नहीं किया जा रहा है। इस वर्ष मंदिरों में सभाएं या मंडली कार्यक्रमों का भी आयोजन नहीं किया जा रहा है, तो वहीं भक्तों को इस बार प्रसाद वितरण भी नहीं किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर आज प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कोम्पल वाणी संस्था के बच्चों के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। सीएम बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं और उनके उपदेश हमें जीने की सही कला सिखाते हैं। उनके द्वारा दी गई सीख जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है और सही रास्ता भी दिखाती है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दोपहर अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाबा को आज दोपहर रायपुर एयरपोर्ट पर अपने कुछ खास समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए जाते हुए देखा गया। टीएस सिंहदेव अचानक दिल्ली रवाना होने से सूबे के राजनीतिक गलियारों में सत्ता संघर्ष की चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता के माध्यम से भगवान को जीने की सही राह दिखाई। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश जनमानस के लिए युगों युगों से पथ प्रदर्शक रहा है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। ये हमें कर्म एवं ज्ञान का पथ दिखाता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखा गया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार विपदा की हर घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। जिन किसान भाइयों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है तो चाहे उत्पादन हो अथवा न हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए के मान से मदद दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ सूखा या अवर्षा में फसल नहीं होने पर सभी पंजीकृत किसानों को दिए जाने की मुख्यमंत्री बघेल की महत्वपूर्ण घोषणा का कांग्रेस ने स्वागत किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ सभी पंजीकृत किसानों को मिलेगा। इस वर्ष अभी तक कुछ अवर्षा की स्थिति दिख रही है, लेकिन फसल हो या न हो, सभी पंजीकृत किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपए प्रति एकड़ या 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो भी राशि निर्धारित है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत बड़ी किसान हितकारी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सूखा या अकाल पड़ने की स्थिति में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को दिए जाने की घोषणा का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के सभी विधायक, मंत्री और कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का उन्हें निमंत्रण भी दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। उनके दौरे की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया है, किंतु कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं। वहीं बस्तर में उनके कार्यक्रम होने की बात भी बताई जा रही है। लेकिन अब ये तो उनके ऊपर है। निमंत्रण हुआ है, अब यहाँ से प्रोग्राम जाएगा,
बस्तर की योजनाओं का हम लोग किस तरीके से उनको कहाँ कहाँ दिखाना है हम भेजेंगे। उसके बाद माननीय राहुल जी का यहाँ दौरा विजिट होगा, ये आने वाले समय में आपको सूचित करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की स्थिति पर अब राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। विपक्ष की तरफ से अब बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर पलटवार भी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार के प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश के 11 लाख गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ न मिल पाने की बात कही है। वहीं राज्य सरकार को ही इसका पूर्ण जिम्मेदार बताया है। आज का ही एक समाचार है, प्रमुखता से छपा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से कितना दिवालियापन में आ गया है कि आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाख आवास पिछले साल और आने वाले एक साल में जो बनने थे, और उसके लिए जो 10,000 करोड़ की राशि, जिसमें 7,000 करोड़ केंद्र सरकार को देना है और करीब 3,500 करोड़ राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पैसा तो पहुंच गया, राज्य सरकार का जो 40% मैचिंग ग्रांट है ना मिलने की वजह से 11 लाख आवास, इतना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ को, गरीबों को हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से, वित्तीय स्थिति जिस प्रकार चौपट हो गई है उसकी वजह से है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा लगाए तमाम आरोपों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बताया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा राज्य मद के पैसे ना दिए जाने को लेकर भी तीखा प्रहार केंद्र सरकार पर किया है। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आवास योजना के नियमों में संशोधन किए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। केंद्र सरकार शुरू में इस योजना में अधिक पैसे दे रही थी, सरकार बनने के बाद इसको संशोधन क्यों किया, नंबर 1। और छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा जो अलग अलग मदों में केंद्र सरकार को देना चाहिए, उसको क्यों नहीं दे रही है? उसी को समायोजित कर ले केंद्र सरकार, हमारा पैसा दे देना, क्यों नहीं करती केंद्र सरकार? जनता का जितना भी नुकसान छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसका दोषी केवल और केवल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सारंगढ़ जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोर्ट्स सेल छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जिले में भी किया। इस आयोजन में खेल जगत को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व क्षेत्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वालों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, तो वहीं राज्य मंत्री पद्मा मनहर भी अतिथि के रूप में मौजूद रही। जिन्होंने इतना अमूल्य समय दिया, ये 6 प्रमाण पत्र बचे हुए हैं और जिनका भी प्रमाण पत्र छूट गया है, जो नहीं ले पाए हैं, उन्हें रायगढ़ जिले के पिताजी आए हुए हैं। मिनी गोल राजू खेल प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में आज हमारे सारंगढ़ से और रायगढ़ जिले से बच्चे को प्रतिभा सम्मान समारोह किए हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल के प्रति फुटबॉल, कुर्सी दौड़ और सम्मान किए बच्चे को। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। आगे उनको उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 300 खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को और खेल पत्रकारों को सारंगढ़ जिला में सम्मानित किया गया है। इन खिलाड़ियों की कैटेगरी बांधी गई थी और जिसमें शहीदों के नाम से इन खिलाड़ियों को आज पुरस्कृत किया गया है। ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से लेकर ऑल इंडिया स्तर तक के खिलाड़ी हैं। आज प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के या जिला कार्यकारिणी के द्वारा, जिला कांग्रेस रायगढ़ के द्वारा, स्पोर्ट्स सेल के द्वारा इसे आयोजित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया है। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं।
देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। कोरोना कह रहा है कि थोड़ा डरो ना। दरअसल लोगों को लग रहा है कि डर के आगे जीत है। लोगों की स्मृति इतनी कमज़ोर है कि उन्होंने दूसरी लहर का जो प्रकोप देखा है उसे भी भूल गए हैं। इधर के दिनों में निश्चित रूप से कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हुआ है, पर हमारे केरल में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, करीब करीब 4000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, पर लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमारे यहाँ तो केस कम है। हम अगर अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे राज्य से लगा महाराष्ट्र है, जहाँ पर 4650 केस जो हैं वो आए हैं। उड़ीसा में 780 के करीब केस हैं। आंध्रा में 909 केस हैं। मध्य प्रदेश थोड़ा भाग्यशाली है, वहाँ 16 ही केस एक दिन में आए। झारखंड, यूपी, तेलंगाना, ये जो राज्य हैं यहाँ थोड़ी स्थिति ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 19 केस आए, पर बातचीत चल रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और केरल को देखकर लोगों में एक डर है। अभी भी जो अगर कोरोना की हम बात करते हैं तो करीब करीब 40 से 45 हज़ार केस जो रिपोर्ट किए गए। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 45,083 केस जो है कोरोना के नए आए और 460 लोगों की जान गई। तो ये जो केस हैं किसी राज्य में आ रहे हैं, किसी में थोड़े कम हो रहे हैं, पर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अभी हमारे 30 त्यौहार का मौसम है। अभी अगर हम राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त से बात करें तो उसके बाद लगातार हमारे यहाँ अभी जन्माष्टमी है, उसको लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है। फिर गणेश उत्सव आने वाला है, फिर उत्सव का जो माहौल शुरू होगा वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं। नाट्य संस्थाएं, सार्वजनिक प्रदर्शन की संस्थाएं, जहाँ कहीं भी लोगों की आवाजाही हो सकती है वहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। लोगों ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग की वो परवाह नहीं कर रहे हैं। सब जगह पहला जैसा माहौल है। चलिए, अच्छी बात है कि जब हमारे मस्तिष्क के हार्ड डिस्क में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट होती है, पर वो स्मृतियाँ या वो चीज़ें जो हमें हमारे इतिहास की याद दिलाए या जो हमें सतर्क कर दी, हमने उसको भुला दिया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। कहा गया था कि कोरोना से बचाव का एकमात्र जो साधन है वो वैक्सीन है। इस साल के अंत तक करीब करीब 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जानी थी, पर वैक्सीनेशन का जो हाल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारे देश में अभी 63,09,17,000 लोगों को वैक्सीन लगी, जिसमें से ये सिंगल डोज और डबल डोज मिलाकर है। तो अभी दूसरी डोज भी नहीं लगी है, तो अभी बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं कि उनको वैक्सीन लगेगी। तो इसका मतलब है कि हम सब इसमें सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश में यदि हम कोरोना की बात करें तो कुल मामले 3,26,95,000 ये मामले हमारे देश में आए, जिसमें एक्टिव केस यदि हम आज बात करें तो 3,68,538। और अगर मौतों की बात करें, जो आंकड़ा सार्वजनिक है, जिसके बाद आंकड़े को लेकर भी विवाद है कि वो सही या गलत है, 4,37,830 लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक कोरोना के काल के गाल में समाहित हो चुके हैं। मामला करीब 1.5-2 साल से लोग जो अपने घरों में मार्च फरवरी से जो लोग बंद थे या जो डरे हुए थे, उनका डर कम हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि अब हम नॉर्मल जीवन में आए। इसलिए सब कुछ जो कुछ बेखलाक है, पिछले मस्ती का बेखलाक, मिलने जुलने का बेखलाक और त्योहारों का बेखलाक, उत्सव धर्मिता का बेखलाक, सब तोड़ना चाहते हैं और सब जल्दी में है। सबको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, सब एक दूसरे से बेधड़क होकर गले मिल रहे हैं। नहीं तो पहले लोग कह रहे थे कि ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। अब लोग गले मिल रहे हैं, बिना मास्क के मिल रहे हैं, बिना दूरी के मिल रहे हैं। स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, लोग वहाँ पर भी मिल रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो, पर ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ हमारा अभी जहाँ पर केसों की संख्या बहुत कम है, पर हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, जहाँ से दूसरी लहर
कि सर्वाधिक प्रकरण हमारे यहाँ आए थे। केरल जो सबसे पढ़ा लिखा है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहाँ कोरोना का प्रकोप देख रहे हैं। तो अगर हमने थोड़ी सावधानी नहीं बरती, हमने स्कूल कॉलेजों को उसी तरह खुलने दिया, उत्सव धर्मिता हमने कायम रखी, तीज त्यौहार में हम बड़े बड़े जुलूस निकालते रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो डर के आगे जीत जरूर है, पर ये कोरोना से यदि आप डरोगे नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं हमको इस पूरी स्थिति को देखना है। हम धीरे धीरे अपनी स्मृतियों से कोरोना काल के भयावह दृश्य को डिलीट कर रहे हैं, पर हमको ये याद रखना चाहिए कि ये एक ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं देता। ये ऐसा वायरस है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। ये कब पलट के आएगा ये हम नहीं जानते। हमने दूसरी लहर में इसको भोगा है। तो सवाल ये है कि हम अपने आप को कोरोना से, संक्रमण से कैसे बचाएं और हम कैसे सुरक्षित रहें, और हम अपनी खुशियों को भी मनाएं, त्यौहार को भी मनाएं, एक दूसरे से मिले भी, पर ये ना भूलें कि हमने पिछला दौर बहुत खराब देखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल को अगली बार बस्तर आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ का महत्व हर युग में रहा है। यहाँ सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और पौराणिक काल में महत्ता की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर गुजरात से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री बघेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री ने भी प्रतिनिधिमंडल का शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ आए गुजरात विधानसभा के दल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच में बहुत पुराना और गहरा नाता है। यहाँ चंपारण में भी वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है, जिसके दर्शन करने गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। छत्तीसगढ़ में निवासरत गुजराती समुदाय यहाँ की संस्कृति में रचा बसा है और विभिन्न क्षेत्रों में अपना सार्थक योगदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ के विषय में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पौराणिक काल से वर्तमान तक ऐसा कोई काल नहीं रहा जब छत्तीसगढ़ का योगदान ना हो। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका और भगवान श्री राम का ननिहाल है। अपने वनवास का काफी समय यहाँ उन्होंने बिताया हुआ है। आरंग का भगवान श्री कृष्ण से जुड़ाव है। राजा मोरध्वज की दानशीलता की परीक्षा ली थी। अब नजर डालते हैं गरियाबंद से जुड़ी खबर की। गरियाबंद जिले के थाना फिंगेश्वर में नदी मोड़ के पास एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। घटना रविवार सुबह 11 से 12 के आसपास की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। मृत युवक का नाम संदीप चंद्राकर निवासी सूरीद खुर्द बताया जा रहा है, जो वर्तमान में महासमुंद में रहा करता था। हालांकि फिंगेश्वर पुलिस अभी भी इस हत्या को लेकर जांच में जुटी हुई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी कोतवाली थाने में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा कोतवाली थाने को सजाया जा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, इसलिए कोतवाली थाने के लॉकअप को भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर भगवान के झूले और प्रतिमाओं के अलावा अन्य साज सज्जा भी की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि परंपरा के मुताबिक ही कारागार को तैयार किया गया है। वहीं कोतवाली टीआई मोहसिन खान ने बताया कि ये थाना सबसे पुराना है और शहर के इसी थाने में जन्माष्टमी का पर्व मनाने की परंपरा रही है, इसलिए इसका निर्वहन हम सभी के द्वारा पूरी धार्मिक मान्यता के अनुरूप किया जा रहा है। आज जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और थाना कोतवाली रायपुर में उनका जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव समिति के माधव यादव जी हैं और उनके साथ ग्रुप के लोग प्रतिवर्ष की तरह एक परंपरा बनी हुई है जो यहाँ पर लॉकअप में आते हैं और भगवान कृष्ण का जन्मदिन रात में यहाँ मनाया जाता है धूमधाम से। इसी उत्सव में उनकी समिति जो है अभी यहाँ थाने का निरीक्षण की है और आके यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग इसी बंदी गृह में, आप सबको मालूम भगवान श्री कृष्ण जो जन्म है कारागार में हुआ था, बंदीगृह में हुआ था
ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं पीछे बंदी गृह है। इसी बंदी गृह में हमारी ये जो बाजू में हमारी समिति की सदस्य खड़ी है बहन हेमलता मंजू यादव, ये देवकी बनती है। और इनके जो श्रीमान हैं सुनील यादव जी, वो वासुदेव के पूरे गेटअप में आएंगे। पूरा इन दोनों को यहाँ रात में 10 बजे से हथकड़ी वगैरह भी पहनाई जाएगी ताकि वो पूरा जो आप देखते हैं। और एक टोकरे में भगवान कृष्ण के एक बाल रूप को जो इलेक्ट्रॉनिक पुतला है उसको रखा जाएगा। जैसे ही रात 12 बजेगी और पूरी लाइटें यहाँ की बंद कर दी जाती है और बच्चे का जन्म होते ही वो बच्चा जो है म्यूजिकल है, आवाज़ रोने की करेगा और जन्म माना जाएगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के समय जो शुभ योग व नक्षत्र स्थित थे, इस बार भी वे सभी योग और नक्षत्र मौजूद हैं। इस खास मौके पर गोपाल मंदिर रायपुर को भव्य रूप से सजाया गया है। आज जन्माष्टमी है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार गाइडलाइंस जारी की गई हैं जहां पर दही हांडी का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो वहीं मंदिर परिसरों में भी आप देखें कैसी तैयारियां चल रही हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाएं आपको। देखिए क्या फूलों से सजावट की गई है। हम गोपाल मंदिर रायपुर में अभी मौजूद है जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल से पूरे डेकोरेशन किया गया है। कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर रात को यहाँ पर 6:30 बजे से आरती की जाएगी और जो कि 12 बजे तक चलेगी। यहाँ पर महिलाएं भी आप देख सकते हैं कैसे तैयारियां कर रही हैं। ये उनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये तो 8-10 दिन से चली रही है तैयारियां। इलेक्ट्रिक का सब काम है, सजावट का है, बाकी और सब तैयारियां बहुत दिन से चल रही है। और ये पुष्टि मार्ग के हिसाब से जो है मालाएं बनती है। ये फूल पाटे वाली सब लेडीज़ है, ये माला बना रही है ठाकुर। ये फूल पाटे की सेवा है। यहाँ पे खाली वैष्णव जो रहते हैं ना, जो मतलब ब्रह्म संबंध लिए हुए रहते हैं ना, वही छू सकते हैं। आम आदमी नहीं छू सकते इस पाटे को, जैसे हर कोई नहीं छू सकता। तो कोरोना के चलते 2 साल से कुछ बदलाव आपको देखेंगे मंदिर परिसर में। जैसे महिलाओं ने बताया कि इससे पहले और भव्य तैयारियां होती थी, लेकिन इस बार भी कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। शाम 8:30 बजे से आरती का कार्यक्रम रहेगा जो कि 12 बजे तक चलेगा। कैमरामैन अमीन कुरैशी के साथ नवनीत पाराशर, VIP न्यूज़ रायपुर। राजधानी रायपुर में मध्य प्रदेश से निर्मित अंग्रेजी शराब बड़ी मात्रा में खप रही है। तस्कर आसानी से सड़क के रास्ते शराब लाकर उसकी सप्लाई कई जगहों पर कर रहे हैं। हालांकि इस बार रायपुर पुलिस ने शहर के 2 इलाके में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। आमानाका थाने में 9 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब पकड़ी गई है। मध्य प्रदेश की शराब होना बताया जा रहा है। इसमें 3 आरोपी हैं। 2 आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एक रायपुर का रहने वाला है। और मध्य प्रदेश और रायपुर के जो आरोपी हैं आपस में जीजा साला का उनका रिश्ता है। मध्य प्रदेश से अवैध शराब ला करके इधर खपाने का ये लोग काम करते थे और इसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आबकारी की कार्रवाई की जा रही है, विवेचना की जा रही है। यहाँ अलग अलग ठिकानों में खपाया करते थे। अभी उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसी लिंक के आधार पर विधानसभा में भी शराब पकड़ी गई है और दोनों का आपस में कनेक्शन सामने आ रहा है। टीम और थाने की टीम वहां पर संयुक्त रूप से पहुंची और उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसमें 3 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें एक बोलेनो है, एक बोलेरो पिकअप है, एक अर्टिका है। इसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोग दुर्ग के रहने वाले हैं और 2 लोग जेवरा के रहने वाले हैं, नेवरा, तिल्दा नेवरा के रहने वाले हैं। तिल्दा नेवरा के जो लोग हैं, जिसमें एक है अविनाश वाधवा, एक राहुल वाधवा, इन लोगों ने मंगाया था शराब को और भिलाई से इसको लेकर ये लोग आ रहे थे। 96 पेटी शराब जब्त की गई है और कार्रवाई की गई है।
वीआईपी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।